हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो आज हम बात करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। यानी आज हमारा भाग नंबर 7 है। इस भाग नंबर 7 में हम पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है? पहले हम परागण पढ़ने से पहले हम पिछले वाले वीडियो में देख लेते हैं हम क्या पढ़े थे। हम पिछले वाले भाग नंबर 6 में हम पढ़े थे कि बीजांड का परिवर्धन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़े थे कि बीजांड किस तरह से विकास कर रहा है और मादा युग्मक बना रहा है। और हम पढ़े थे भ्रूण कोष क्या होता है और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में हम परागण, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हमारा भाग नंबर 7 है, यानी 7वां वीडियो है आज। ठीक है, भाग नंबर 7। यह हमारा अध्याय दूसरा है, कक्षा 12वीं की है। ठीक है, अध्याय 2। इस भाग नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे? परागण। परागण पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बारे में जानते हैं, क्या है परागण। ठीक है, हमने इसके पहले जितने भी पढ़े हैं, यानी भाग 1 से लेकर भाग 6 तक जितने भी हमने वीडियो में हमने पढ़ाया, उस वीडियो में हमने यही देखा कि निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे थे। निषेचन पूर्व घटना में क्या पढ़ रहे थे? हमारा आ रहा था युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। हमने युग्मक जनन तक पढ़ लिया है। जितना हमने भाग 6 तक पढ़ाए थे, उसमें भाग 6 तक हमने क्या पढ़ा? तक पुष्प का बेसिक भाग पढ़ा, बेसिक संरचना पढ़ा। नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, नर युग्मक किसमें बनता है, मादा युग्मक किसमें बनता है। नर युग्मक यानी परागकोश में बनता है, मादा युग्मक किसमें बनता है, बीजांड के, यानी बीजांड के भ्रूणकोश में बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक स्थानांतरण, नर युग्मक किस तरह से स्थानांतरित होता है। क्यों स्थानांतरित होता है? क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होता है, कोई भी पंख नहीं होता, कोई भी चलने के लिए कुछ साधन नहीं होती कि स्वयं चल सकें। इन्हें चलने के लिए कुछ आवश्यक साधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इन्हीं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब किसी भी स्थान पर पहुंचते हैं, इसे हम बोलते हैं परागण। ठीक है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंच रहा है, इसी को बोलेंगे क्या? परागण, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, मिले हैं। हम देखेंगे पहले परागण क्या होता है। परागण ये हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चल रहा है, यानी परागण किसमें होगा? हमारा पुष्प में होगा। ठीक है, पुष्प में कैसे परागण होगा? जो पुष्प का नर भाग है, नर भाग में जो हमारा परागकण किसमें बनता है? परागकोश में। तो परिपक्व जो मेच्योर हो चुका है, यानी परागकोश पूरी तरीके से विकसित हो गया है, उन परागकोश से हमारा परागकण निकलेगा और परागकण निकल के कहाँ आएगा? उसी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आएगा, यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आएगा। उसी को बोलते हैं परागण। ठीक है, क्योंकि उनके पास किसी भी आने जाने की साधन नहीं होती, ये किसी आवश्यक चीजों के द्वारा आती है। ये हम देखेंगे परागण विधियों में कैसे परागण कैसे आती हैं, परागकण कैसे आती हैं परागण होने के लिए। जल, कीट, पक्षी, जंतु, ऐसे इन भौतिक या ये हमारे आते हैं जैविक कारक, इन चीजों के द्वारा होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे आज परागण, आज की इस वीडियो में। ठीक है, परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और परागण की हानि क्या है, परागण का लाभ क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा है ये हम देखेंगे परागण। क्या? परागण, 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 जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन। परागण क्या है? परागण परागकण का, देखिए परागण परागकण का परिपक्व, परागकण का परिपक्व कहां से? परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर स्थानांतरण हो रहा है, यानी पहुंचना, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। फिर से देखिए, परागण क्या होता है? परागकण कहां से निकलते हैं? परागकण यह पुष्प के मादा भाग है। अब मादा भाग कहां से परागकण निकलते हैं? परागकोश से, यानी परिपक्व परागकोश से परागकण निकलते हैं और कहा जाता है? मादा युग्मक तक, मादा युग्मक तक जाते हैं और जाकर कहां पर वो गिरते हैं, कहां पर वो स्थानांतरित होते हैं? वो होते हैं हमारे मादा
भाग के इस तरीके से यानी वर्तिकाग्र पर, ठीक है। यानी हम पढ़ेंगे परागण क्या है, परागकण, परागकण निकल कर कहां पर जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा परागण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे तो हमारा परागण 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 2। एक हमारा होता है स्वपरागण जो स्वतः ही हो जाए, और दूसरा हमारा आता है पर परागण, पर का मतलब दूसरे, किसी दूसरे जाति के द्वारा वो परागण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है, देखिए हमारा परागण कितने प्रकार का होता है, परागण हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। परागण हमारा 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और दूसरा हमारा आता है पर परागण, पर परागण और स्वपरागण, ठीक है। ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा। स्वपरागण क्या है, व्हाट इज स्वपरागण। स्वपरागण देखिए, किसी भी पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई पौधा है, इस पौधे पर हमारा बहुत से पुष्प उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इस पौधे पर हमारा बहुत से पुष्प उत्पन्न हुए हैं। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मान लीजिए पौधा है, पुष्प है, बहुत से, मान लीजिए हमारा ये पुष्प है, आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पुष्प है। मान लीजिए इस पुष्प का ये परागकोश है, इन परागकोश से जो हमारा परागकण निकल रहा है, उसी पुष्प के कहाँ पे पहुंच रहा है, उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ये वर्तिकाग्र होता है, हम बता रहे सब पुष्प की बेसिक संरचना के बारे में बताए थे, किस तरह से पुष्प का संरचना होता है, कैसे बनता है, ठीक है। मान लीजिए इस पुष्प का, मान लीजिए पौधा है, इस पौधे पर पुष्प लगे हैं, इस पुष्प के जो परागकोश है, यानी परागकोश नर भाग होते हैं, परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और निकल कर कहाँ जा रहे हैं, मादा भाग के वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ये क्या है, परागकोश, ठीक है, परागकोश, ठीक है। अब ये निकल कर कहाँ जा रहा है, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, स्वपरागण। लेकिन और भी बात है, और हमने क्या बोला, उसी पुष्प के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, मान लीजिए इससे मान लीजिए इससे निकला परागकण, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आया है, इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आया, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण। समझ में आया। स्वपरागण क्या है, किसी पौधे के पुष्प के यानी नर भाग परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचना, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकण का क्या कहलाता है, स्वपरागण। समझ में आया, स्वपरागण क्या होता है, ठीक है। ये हमारा होगा समझने के लिए। अब हम देखेंगे कि स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, क्या स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। स्वपरागण हमारा मुख्य रूप से देखें तो हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, स्वयुग्मन एंड सजात पुष्पी। ये हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, स्वयुग्मन ऑटोगमी, और दूसरा सजात पुष्पी, ठीक है। ये स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। अब जो हमारा ये स्वयुग्मन है, क्या स्वयुग्मन भी हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। स्वयुग्मन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। देखिए ये 2 प्रकार का है परागण,
परागण में भी 2 प्रकार, स्वपरागण भी 2 प्रकार, और स्वयुग्मन और सजात पुष्पी ये 2 प्रकार हुआ स्वपरागण। लेकिन यह जो पहला स्वयुग्मन है इसमें भी 3 प्रकार का पाया जा रहा है स्वयुग्मन। ठीक है, देखते हैं इसमें भी 3 प्रकार का कैसे पाया जा रहा है। देखिए ये इसमें जो मान लीजिए हमारा ए है, ये है हमारा सहपक्वता। क्या? सहपक्वता, सहपक्वता या समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, सहपक्वता या समकाल पक्वता। और जो हमारा बी आता है यानी दूसरा आता है स्वयुग्मन में, क्या है दूसरा? कलिका परागण, कलिका परागण, कलिका परागण। और जो तीसरा हमारा आता है, तीसरा वो होता है निमिलिता। क्या? निमिलिता, निमिलिता। अब हम इनको तो देख लिए, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी क्या होता है। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी क्या होता है, हमने जब यही बताया, इसमें यही था जो हमने बताया परागण, स्वपरागण में जो हमने बताया वही है। इसमें से स्वयुग्मन एक है और एक है सजात पुष्पी। कैसे? देख लीजिए, हमने बोला था कि मान लीजिए ये कोई पुष्प है, पौधा है, इस पौधे में मान लीजिए पुष्प उत्पन्न हुआ है, ये पुष्प उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये भी पुष्प उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये भी पुष्प उत्पन्न हुआ है, ये भी पुष्प उत्पन्न हुआ है, और ये भी हमारा पुष्प उत्पन्न है, ठीक है, ये भी हमारा पुष्प उत्पन्न हुआ है, ये भी हमारा पुष्प उत्पन्न हुआ है। इस पौधे से हमारा 3 पुष्प उत्पन्न हुए हैं। मान लीजिए ये तो 3 पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन हम बनाए हैं समझाने के लिए, 3 पुष्प उत्पन्न हुए हैं। मान लीजिए इस पौधे के जो एक पुष्प है, इन पुष्प के जो नर भाग के जो परागकोश से परागकण निकल रहे हैं, ये हमारे वर्तिका पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते थे? स्वपरागण। लेकिन हम इसे बोलेंगे कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिका पर पहुंचते हैं, तो हम क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। ध्यान दीजिएगा, यही है हमारा स्वपरागण जो हमने बोला था, उसी में है हमारा दोनों आ जा रहा है। हमने बोला ना स्वपरागण 2 प्रकार होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। यानी स्वपरागण में स्वयुग्मन और सजात पुष्पी ये दोनों आ जा रहा है हमारा, ठीक है। यानी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा है, और उसी पुष्प पर ही, जिस पुष्प से परागकण निकल रहे हैं, उसी पुष्प पर ही मादा भाग के वर्तिका पर पहुंचते हैं, मादा भाग पे वर्तिका पर पहुंचते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन, 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 युग्मन, ठीक है। लेकिन अगर एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका भाग पर पहुंचता है, क्या? इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण पर वर्तिका पर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए इसका परागकोश से परागकण निकले, परागकोश से परागकण निकले और इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंच गए, दूसरे पुष्प वर्तिका पर पहुंच गए। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, ठीक है। ये है हमारा बात, ठीक है। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। सजात पुष्पी का एग्जाम्पल क्या आता है? सजात पुष्पी का हमारा जो एग्जाम्पल आता है, ये हमारा होता है मक्का, मक्का होता है, कॉर्न। अब कहोगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल में हमारा इन तीनों का एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। यानी इसका एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम ये तीनों पढ़ेंगे और तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे, और तीनों एग्जाम्पल मिलाकर इसी का होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे सहपक्वता या समकाल पक्वता। सहपक्वता या समकाल पक्वता ये क्या होता है? सहपक्वता या समकाल पक्वता यानी सह का मतलब समय पे, समय पर या समय के साथ साथ, पक्वता का मतलब मेच्योर, पूरी तरीके से परिपक्व होना, ठीक है। यानी
परागण की प्रक्रिया होने के लिए परागकण परागकण और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। जैसे मान लीजिए ये परागकोश है, परागकोश है, परागकोश है। इन परागकोश से हमारा वर्तिकाग्र निकले, परागकोश से हमारा परागकण निकले, और ये परागकण कहाँ तक आए? ये हमारा परागकण जैसे ही परिपक्व हुए तो हमारा वर्तिकाग्र परिपक्व हो गया, यानी परागकण परिपक्व हो गए और वर्तिकाग्र हमारा परिपक्व हो गया। ये दोनों आपस में मिल गए, यानी एक ही समय पर ये भी मेच्योर था, परागकोश भी मेच्योर था और ये वर्तिकाग्र भी मेच्योर था। एक ही समय पर ये परागण हुआ। इसे क्या बोलेंगे हम? सपक्वता या समकाल पक्वता। एग्जाम्पल इसका आता है हमारा, एग्जाम्पल हमारा आता है सदाबहार, सदाबहार, पीली कंटीली और भी होता है। ठीक है, अब कलिका परागण क्या होता है? कलिका परागण में कलिका परागण ऐसे परागण होता है जो कोई भी पुष्प खिलने से पहले ही उसका परागण हो चुका होता है। मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ये मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पुष्प है। ये तो पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन इस अवस्था में ये परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो गई। ठीक है, ये पूरा पुष्प आपस में इस तरह से कलिका अवस्था में होंगे। जैसे मान लीजिए ये पुष्प हमारा कलिका अवस्था में हो गए। ठीक है, और ये कलिका अवस्था में हुए हैं तो हमारे कलिका अवस्था में इसमें पराग कोष भी रहेंगे, वर्तिकाग्र भी रहेंगे। इसी पुष्प है ना एक, इसी पुष्प में पराग कोष वर्तिकाग्र एक ही रहेंगे, और इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निश्चित संपन्न होती है, स्वपरागण की तरह ही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कलिका परागण। यानी कोई पुष्प खिलने से पहले ही, यानी कलिका अवस्था में ही उसका परागण हो चुका होता है, और यह परागण निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि यह स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब निश्चित होना, इसमें किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है कि परागण किसी उसी जात का दूसरा पुष्प होना चाहिए, नहीं, ये खुद स्वयं कलिका अवस्था में ही परागण हो गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है हमारा, इसका जो एग्जाम्पल हमारा आता है कलिका परागण का, खट्टी बूटी नहीं, इसका एग्जाम्पल आता है हमारा टमाटर। इसका एग्जाम्पल हमारा आता है टमाटर, मटर, गेहूं, तंबाकू, बस इतना ही। निमिलता क्या होता है? निमिलता ये तो कल क्या परागण हो गया। निमिलता में जो हमारा परागण होता है, यह पुष्प खिलने से पहले इसमें भी होता है, निमिलता में। ठीक है, पुष्प जैसे खिलता है उसके खिलने से पहले इसमें भी परागण हो जाता है निमिलता में। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा आता है मूंगफली, मूंगफली मूंगफली। ठीक है, मूंगफली से आता है निमिलता में। अब हमारा इसके बाद आता है स्वपरागण का लाभ क्या होता है? स्वपरागण का लाभ एंड हानि, हानि और लाभ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ। अगर लाभ पढ़ लेंगे तो हानि उसका उल्टा हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, लाभ क्या होता है? देखिए, स्वपरागण का लाभ देखेंगे तो पहला लाभ यही होगा, स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। यानी एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प पर नर भाग भी उपस्थित है, मादा भाग भी उपस्थित है।
क्या, एक ही पुष्प पर नर भाग भी उपस्थित है और मादा भाग भी उपस्थित है। ठीक है, इसलिए परागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। यानी नर युग्मक इसमें बन गया परागकोश में, मादा युग्मक बीजांड में बन गया इसमें परागकोश में, और जैसे ही परागकोश से हमारा परागकण निकलते हैं वर्तिका पर आ जाते हैं, ये तुम्हारा स्वयं हो गया। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसका लाभ है, यह परागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। और दूसरा लाभ, इसमें अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित होते रहते हैं। जैसे पराग कण का जो लक्षण रहेगा वही हमारा मादा युग्मक तक पहुंचेगा, पराग कण का जो लक्षण मादा युग्मक तक पहुंचेगा। और जो हमारा तीसरा लक्षण आता है, इसमें परागण की क्रिया करने के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता। यानी परागण की क्रिया करने के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता। और भी हमारा लाभ है, जैसे एक और लाभ है, और भी हमारा एक लाभ है, परागण की क्रिया करने के लिए, परागण की क्रिया करने के लिए अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, स्वपरागण की क्रिया में परागण की क्रिया करने के लिए अधिक परागकण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक ही 2 या 4 परागकण है तो परागण आसानी से हो जाता है। अगर यही पर परागण की बात होती है, पर परागण, तो इसमें कई संख्या में हमारा बनते हैं परागकण। क्यों कई संख्या में बनते हैं? क्योंकि कुछ हवा के माध्यम से परागण हो जाता है, कुछ जल के माध्यम से कुछ परागण होता है, कुछ कीट के माध्यम से परागण होता है, कुछ जंतु के माध्यम से परागण होता है। ठीक है, और इसके तरह जब परागण होता है तो हमारा बहुत से परागकण बनते हैं, और उनमें से कुछ परागकण जैसे हवा के द्वारा जब परागण होता है तो उनमें से कुछ परागकण आधे रास्ते में आते आते ही आधे कुछ इधर उधर बिखर जाते हैं, और कुछ ही परागकण वर्तिका पर ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा परागकण पर परागण में होता है। अब इसका हम हानि पढ़ लें। हानि, इसमें जो पहला हानि होता है, इसमें परागण की क्रिया जब होती है, ठीक है, उसमें जो विकसित पौधा होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। यानी पर परागण की क्रिया जब होती है तो वो विकसित पौधा बहुत ही कमजोर हो जाता है, और इसमें जो अनुवांशिक बीमारियां होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं, अगली पीढ़ी में जाती रहती हैं। अनुवांशिक बीमारियां किसमें? स्वपरागण में, हानि में। ठीक है, स्वपरागण की हानि में अनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं। और भी जो हमारा आता है, पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो उत्तम किस्म के नहीं होते हैं। इनके जो बीज होते हैं, यानी जो बोए जाते हैं जिनसे एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और बहुत ही कम ही अंकुरित हो पाते हैं। ये तो हमारा हो गया पर परागण का क्या हानि हो गया। ठीक है, तो हमारा यही है आज का टॉपिक, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी परागण के बारे में था। परागकण का वर्तिका पर स्थानांतरित हो रहा है, पहुंचना हमारा कहलाता है परागण। ठीक है, हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण में हमने स्वयुग्मन, सजात पुष्पी, सहपक्वता या समकाल्पकता, और कलिका परागण और निमिलता, ये हमने पढ़ा। अगले वाले जो वीडियो जो हम उस वीडियो में पढ़ाएंगे वो रहेगा पर परागण। ठीक है, और पर परागण से कैसे बीज उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे कैसे नए उत्तम किस्म के पौधे बनाए जा रहे हैं, और इनमें अनुवांशिक बीमारियों को कैसे कम किया जा रहा है। ठीक है, अच्छे फसल कैसे उत्पन्न किए जा रहे हैं, ये सब हमारा पर परागण के द्वारा होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।